हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन दिए हैं बंकिंगम इंग्लैंड, मलेशिया, आयरलैंड, भारत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, बंकिंगम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, इसका सम्मेलन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में फ्यूचर में एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में इसको लाकर और प्रगति की जाए, जिससे आने वाला फ्यूचर और ब्राइट हो सके। ठीक है, देखते हैं आगे। हाल में भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। ऑप्शन है कोझिकोड और ग्वालियर, ग्वालियर और इंदौर, वाराणसी और कोझिकोड, वाराणसी और जैसलमेर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, कोझिकोड और ग्वालियर। ये तो ऐसे शहर हैं जिनको हाल में यूनेस्को सिटीज में शामिल किया गया है। तो बात करें कोझिकोड, केरल का एक शहर है, केरल राज्य का, और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। अब कुछ बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। सबसे पहले यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी, लंदन में। ऐसे पूछ सकते हैं कहाँ की गई थी, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। ठीक है, और अब तक भारत के अगर पूछ सकते हैं कि वर्तमान टोटल कितनी भारतीय साइटों को इसमें शामिल किया गया है, तो अगर हम इन दोनों को भी लगा दें तो टोटल 42 साइट ऐसी हो गई है, 42 स्थल जो कि इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, इसका कई बार मुख्यालय पूछ लेते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगर हम कोझिकोड और ग्वालियर इन दोनों को भी लगा लें तो वर्तमान की दृष्टि से देखें तो टोटल 42 साइट्स को इसमें शामिल किया गया है भारतीय को। देखते हैं आगे। हाल में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन दिए हैं इंदौर, नई दिल्ली, बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका उद्देश्य, जो प्रदर्शनी की जा रही है, इसका उद्देश्य है कि भोजन का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग किया जाए और जिससे कि भोजन की जो समस्या हो रही है उससे बचाव जाए। देखते हैं आगे। निम्न में से किन का स्थापना दिवस 1 नवंबर को नहीं मनाया जाता। कुछ ऑप्शन दिए हैं इसमें मैंने, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हम हरियाणा को देखते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। बात करें मध्य प्रदेश, तो इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956। बात करते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, बात करते हैं केरल, केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956। बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की भी स्थापना 1 नवंबर 1956। आपका रहा उत्तर प्रदेश, जो कि 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को, केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को, और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6, ये इसका सही नहीं है क्योंकि इसका स्थापना दिवस अलग है। देखते हैं आगे। भारत सिंगापुर रक्षा वार्ता की 15वीं बैठक हाल में कहाँ की गई है। ऑप्शन दिए हैं सिंगापुर, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत में नई दिल्ली में हाल में भारत सिंगापुर को लेकर डिफेंस के क्षेत्र में एक वार्ता की गई है, जिससे कि भारत सिंगापुर के बीच रक्षा
रक्षा संबंधों को और मजबूत किया जाए। तो ऐसे रिपोर्ट्स आ जाती हैं एग्जाम में सीधी सीधी। देखते हैं आगे। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों को मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है? मतलब अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों को मुफ्त वीजा देने की घोषणा करी है। किसने करी है? ऑप्शन देखिए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यूके। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, थाईलैंड ने घोषणा करी है कि भारतीय नागरिकों को पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त वीजा प्रोवाइड कराएगा। तो बात करते हैं थाईलैंड। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होती है। ठीक है, इसकी राजधानी कई बार पूछ लेते हैं। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड के बारे में एक विशेषता हमेशा से रहती है कि यहाँ पर सफ़ेद हाथी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वाइट एलिफेंट अगर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा तो थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। ओके, देखते हैं आगे। हाल में चर्चा में रही टोकल के झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं, मिजोरम, कर्नाटक, लद्दाख, त्रिपुरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये कर्नाटक में स्थित है। चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि हाल में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कर्नाटक में जो आपका हुबड़ी और धावरचोट जो क्षेत्र है उसको स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया गया है। उसी क्षेत्र में आती है ये टोलनकेरे झील। तो इसको भी और आकर्षक बनाया गया है, इसकी मरम्मत की गई है, इसलिए चर्चा में है ये। ठीक है, कर्नाटक का हुबली, जो कि आपने पहले सुना, हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन हो गया है। तो हुबली और धारवाड़ क्षेत्र को विकसित किया गया है कर्नाटक में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। उसी के पास आती है टोलनकेरे झील, तो इसको भी विकसित किया गया है और आकर्षक बनाया गया है, इसलिए चर्चा में है ये। देखते हैं आगे। क्रिकेट में प्रयोग होने वाले बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड, न्यू इंग्लिश, कॉलिंस, कैम्बे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, कॉलिंस डिक्शनरी में इसको जोड़ा गया है। बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया 2022 में, टेस्ट क्रिकेट में इसका यूज़ किया जाता है। ये जोड़ा गया था इंग्लैंड के द्वारा। पूछ ले तो किसके द्वारा? तो इंग्लैंड के द्वारा जोड़ा गया था 2022 में। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहर दिवस मतलब शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 26 मई, 18 सितंबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसकी शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 2014 से। ठीक है, तो 2014 से लगातार प्रतिवर्ष ही मनाया जाता है। उद्देश्य इसका रह जाता है कि शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। देखते हैं आगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी शास्त्रीय भाषाओं को रखा गया है? ऑप्शन दिए हैं 3, 4, 6, 8। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। वर्तमान में अगर आप देखें, हम बात करें संविधान की, तो भारतीय संविधान में 6 शास्त्रीय भाषाओं को रखा गया है। तो उसमें सबसे पहली भाषा आती है तमिल। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। डेट बहुत पूछते हैं। इसके बाद आते हैं आपकी संस्कृत। इसको जोड़ा गया था 2005 में। फिर है आपकी कन्नड़, इसको 2008 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी तेलुगु, इसको 2008 में जोड़ा गया था। इसके बाद आती है आपकी मलयालम, मलयालम को जोड़ा गया था 2013 में। लास्ट आती है आपकी उड़िया, इसको लास्ट में जोड़ा गया था 2014 में। ये डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी पूछ ली जाती है कि उड़िया भाषा को संस्कृत भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2014 में। तमिल भाषा को 2004 में, तेलुगु भाषा को 2008 में, राइट।
उसके बाद संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में। ऐसे भी से क्वेश्चन अब बना है पहले एग्जाम में कि सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो तमिल को, राइट। और वर्तमान में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको संविधान में भी दर्जा प्राप्त है, और वे 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ओके, देखते हैं आगे। हाल में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करने में सक्षम कार्बन नैनोफ्लोरेंट बनाया है? आप ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को आप गर्मी में बदलने के लिए एक कार्बन नैनोफ्लोरेंट बनाया है। तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बनाया है? ऑप्शन दिए हैं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, ISC बेंगलुरु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट दी है, उसमें बताया उन्होंने एक प्रयोग करके कि सूर्य के प्रकाश को गर्मी में बदलने के लिए कार्बन नैनोफ्लोरेंट बनाया है उन्होंने। इसके द्वारा आप सूर्य के प्रकाश को 87% तक हीट में बदल सकते हैं। कितने? 87% तक। ओके, देखते आएंगे। हाल में गोवा समुद्री सम्मेलन 2023 का चौथा संस्करण का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ किया गया? तो इससे आप क्वेश्चन से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी, गोवा समुद्री सम्मेलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। अब कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन दिए हैं गुजरात, गोवा, मुंबई, केरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका आयोजन किया गया है गोवा में। आगे देखते हैं। पॉइंट कैलिमिरी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, केरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन चर्चा में इसलिए है ये कि पॉइंट कैलिमिरी अभ्यारण्य में जो है ब्लेड बग पाए जाते हैं, काली बत्तखी। उनको आकर्षक बनाने के लिए, इस अभ्यारण्य को आकर्षक बनाने के लिए उसमें से गाद निकाल कर बाहर निकाली जा रही है और उसकी सफाई की जा रही है, इसलिए चर्चा में है ये क्वेश्चन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पॉइंट कैलिमिरी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। और इसके लिए एक बात और आप याद रखिए, ये एक रामसर साइट भी है। ठीक है, ये एक रामसर साइट भी है। आगे देखें। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को भारत का पहला साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिए हैं इंदौर, कोझिकोड, बाड़मेर, वाराणसी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, कोझिकोड, जो कि केरल राज्य का एक शहर है। इसको भारत का पहला साहित्य शहर बनाने की घोषणा करी है यूनेस्को ने। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी भारत में पहली बार होता है तो वो ब्रांड बन जाता है, अक्सर एग्जाम में उसको पूछा जाता जरूर है। देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए नोकिया ने किसके साथ साझेदारी की है? जो वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड आएगा तो उसके लिए नोकिया ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन दिए हैं एयरटेल, टाटा प्ले फाइबर, एप्पल, गूगल। उत्तर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी की है नोकिया ने और वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए। आगे देखते हैं। हाल में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन दिए हैं प्रशांत सिंह, विहान तल्या, अभिनायक, अनोखी मिश्रा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विहान तल्या को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि 10 वर्ष की युवा है और ये बेंगलुरु की रहने वाली है। ये ठीक है, कहाँ पे रहने वाली हूँ? बेंगलुरु। देखते हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको जिस पेंटिंग के लिए, जिस फोटोग्राफी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इन्होंने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की एक पेंटिंग का फोटो खींचा है। तो उसी को देखकर, उसकी एक अद्भुत प्रकृति को देखकर उनके लिए उस पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाल में चर्चा में रहे खुलना मोंगला पोर्ट रेल परियोजना, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किन दो देशों से संबंधित है। वैसे इनको में अलग अलग क्वेश्चन मिल सकता था, बट नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों ही आपको एग्जाम के लिए आ सकता है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे कि खुलना मोंगला रेल पोर्ट लाइन परियोजना किन दो देशों से संबंधित है, या फिर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किन दो देशों से संबंधित है। तो ऑप्शन दिए हैं भारत एवं नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं भूटान। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। ये दोनों ही परियोजनाएं भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। अभी इन पे वर्क चल रहा है, इसलिए चर्चा में है ये। ठीक है, देखते हैं आगे। हाल में प्रकाशित की गई पुस्तक द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉरपोरेशन के लेखक कौन हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने की ज़्यादा चांस है इसके। क्यों है वो आपको भी पता चलेगा। ऑप्शन दिया है इसमें अमरीश पटेल, अनीता देसाई, अशोक टंडन और राजीव कुमार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों से संबंधित हैं। आप इसको याद रख लिए, भारत और पाकिस्तान। ये पुस्तक ऐसी है जो भारत पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्क्राइब करती है, तो उस पर ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। इससे आपको आज ही पता चल जाएगा कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है और कितनों में नहीं है। ओके, तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। तो देखिए, विधान परिषद उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी, जम्मू कश्मीर में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी, राजस्थान में नहीं है। तो वर्तमान दृष्टि से आप देखें तो संविधान में विधान परिषद की चर्चा की गई है आर्टिकल 170 में। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किसी भी राज्य का एक उच्च सदन होगा, इसको आप स्थगित नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। राइट, स्थगित नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं जब भी राज्य चाहे तब। तो वर्तमान में भारत में 6 ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद है। तो वे राज्य है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। रट जाने चाहिए आपके नाम में, सीधे पूछते एग्जाम में। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई। देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं एक योजना और एक डे इम्पोर्टेंस हर एक सीरीज में रखूं, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपको योजना अलग से कहीं ना पढ़नी पड़े। और एक क्वेश्चन हमेशा इस सीरीज में रहता है बुक्स का, जो इम्पोर्टेंट चर्चा में रहती हैं बुक्स, उससे, क्योंकि हम इनको अलग से पढ़ते हैं, योजनाएं अलग से पढ़ते हैं, डेज अलग से पढ़ते हैं और बुक्स को अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा तात्पर्य रहता है कि एक बुक्स और एक इम्पोर्टेंट डेज और एक योजना जो चर्चा में है, पहले अच्छा काम जिस योजना ने किया है, तो वे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप इनको इग्नोर मत करना, इनको आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स बनाए अच्छी तरीके से, एग्जाम में क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा करंट अफेयर का। तो इसमें है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन दिए हैं 1 दिसंबर 2018, 25 जनवरी 2015, 10 अगस्त 2019, 5 सितंबर 2020। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरुआत की गई थी इसके अंतर्गत जो छोटे किसान होते हैं, जिनकी जो आप बोल सकते हैं खेती 5 या 2 से 5 हेक्टेयर के बीच में, जिनका जो एरिया होता है खेती का, अगर वो होता है तो उनको सरकार की ओर से योजनाएं प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 6,000 रुपये आपको प्रति वर्ष मिलते हैं, प्राप्त होते हैं 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में। एक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खेती, जिससे कि आप
अपने आर्थिक खेती को और उन्नत कर सके, तो उसी की पहल पर आपको 6,000 रुपये प्रोवाइड सरकार कराती है 2,000 रुपये किस्त पर। ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर 2018 को। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछते, और एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टेट की योजना है कि राज्य की योजना है या केंद्र की, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पूरी तरीके से इसमें जो वित्त आता है वो केंद्र सरकार ही प्रोवाइड कराती है, राइट। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।